हेलो स्टूडेंट्स, एमपी साइंसिया में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग बिहार बोर्ड का जो फिजिक्स का क्वेश्चन है, जो कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा इंटरनेट पर जारी किया गया प्रश्न है, उसके परिप्रेक्ष्य में हम लोग अपनी तैयारी की जांच करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं और कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न है, फिजिक्स में कुल 8 प्रश्न रहेंगे। शॉर्ट में 4 का आंसर देना है और लॉन्ग में 2 रहेंगे, 1 का आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि प्रकाश के अपवर्तन के नियमों को लिखें। तो आपको मालूम होगा कि प्रकाश किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, सपोज दैट स्टूडेंट्स ये हवा है और ये जो है पानी है। ये यहाँ पर देखिए अभिलंब हम खींच रहे हैं। जब ये प्रकाश किरण ऐसे ये प्रवेश करती है, ये वाटर है, ठीक ना। तो हवा जो है वो विरल माध्यम है। इसकी तुलना में जो पानी है वो कैसा माध्यम है? सघन माध्यम है। तो जब प्रकाश आती है तो ये पानी के अंदर से प्रवेश कर जाती है और ये जो अभिलंब है ना, ये अभिलंब, ये क्या है? अभिलंब है। तो अभिलंब की ओर इधर जो है मुड़ेगी। तो ये जो है आपतन कोण है, ये है अपवर्तन कोण। ये आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण है। तो ये जो प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है तो मुड़ने की क्रिया को हम अपवर्तन कहते हैं। इसका नियम पूछा हुआ है, तो 2 नियम है। देख लेते हैं कौन कौन से नियम है। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। पहला आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब। देखिए ये तीनों एक ही तल में है। और दूसरा नियम है कि किन्हीं 2 माध्यमों और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, यानी कि साइन आई बटा साइन आर बराबर म्यू होता है। म्यू एक नियतांक हो गया, ठीक है। ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट। और इस प्रकार से फिर बना देंगे स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब है दूसरा है कि जल और शीशा का अपवर्तनांक। दूसरा जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स वह है जल और शीशा का अपवर्तनांक 4/3 तथा 3/2 है। तो उनमें प्रत्येक में प्रकाश की चाल ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग जानते हैं कि अपवर्तनांक बराबर क्या होता है। तो लिखेंगे जल का अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बटा में जल में प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की चाल, ठीक ना। तो अपवर्तनांक तो दिया हुआ है, कितना है जल का? 4/3 है। तो जल का अपवर्तनांक 4/3 लिख देंगे। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है स्टूडेंट्स? 3 लाख होता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, प्रति सेकंड होता है। अब क्या करेंगे कि जल में प्रकाश की चाल निकालना है। जल में प्रकाश की चाल, इसको x मान सकते हैं या n मान सकते हैं। जल में प्रकाश की चाल। अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, कैंची में गुणा, 4 में और इसमें गुणा होगा, 3 लाख में इसमें गुणा होगा। इसलिए जल में प्रकाश की चाल बराबर कितना हो जाएगा? इसमें 4 से गुणा हुआ ना, और 3 लाख में 3 से गुणा हुआ। तो क्या 10,000, 10 लाख मतलब 5 किलोमीटर प्रति सेकंड। बट्टा में कितना हो जाएगा? ये 4 यहाँ गुणा में है, इतना का तो बट्टा में हो जाएगा इतना गुणा 3 और बट्टा में 4। अब इसको स्टूडेंट कटाएंगे हम। तो ये जो है 4 का आधा कितना हुआ? 2 हुआ। और इसका आधा कितना हुआ? 15 दूनी 30 हुआ। तो 1, 2, 3, 4 0, ठीक है। अब 2 से ये फिर कट जाएगा। 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, 1, 2, 3 0। गुणा करेंगे 5 15, 17, 21, 1, 22 पर 3 0 किलोमीटर
प्रति सेकंड। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2.25 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड जल में आएगा। और वो देख लेते हैं, एक और है, एक ये तो हुआ जल का। अब निकालना है किसका? शीशा का। शीशा का अपर्तनांक दिया हुआ है और शीशा का चाल निकालना है, तो इसी सूत्र पर रखेंगे। शीशा का अपर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बटा में शीशा में प्रकाश की चाल। तो अपर्तनांक तो दिया हुआ है स्टूडेंट्स, कितना दिया हुआ है? 3/2 दिया हुआ है। निर्वात में कितना होता है? 3 लाख होता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख किलोमीटर प्रति सेकंड लिख देंगे। और शीशा में निकालना है, तो शीशा में प्रकाश की चाल। अब ये गुना, ये जो 3/2 है इसको इधर लाते हैं हम, तो क्या हो जाएगा? और शीशा में प्रकाश की चाल, ये 3 से गुना हो जाएगा और 3 लाख में 2 से गुना हो जाएगा, तो बराबर 3 लाख गुणे 2। और 3 कहाँ आ जाएगा? अपन ये ऊपर में है ना, नीचे बटा में हो जाएगा, बटा में 3। तो 3 से ये कट जाएगा एक बार में, 1 2 3 4 5, 2 से गुना करेंगे तो कितना हो गया? किलोमीटर प्रति सेकंड, मतलब 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। ये हो गया शीशा प्रकाश की चाल हो गया स्टूडेंट्स। और ये जो है जल प्रकाश की चाल आ गया 2.25 लाख, ठीक ना? इस प्रकार से निकाल लेंगे। ये दूसरा हो गया। इसके बाद प्रश्न है स्टूडेंट्स कि प्रिज्म से होकर प्रकाश के अपवर्तन का किरण आरेख खींचना है। तो प्रिज्म जो है उसको हम लोग एक नमूना खींच लेंगे प्रिज्म का। इस तरह से देखिए, ये जो है प्रिज्म हो गया। अब जो है यदि एक किरण आरेख यदि ऐसे प्रवेश करती है, ये किरण आरेख प्रवेश कर रही है, तो ये जो है यहां से लगता है कि ऐसे इसको सीधे निकलना चाहिए था, ठीक ना? अब जो है यहां से ये इधर, यहां से लेकिन ये हवा है और ये जो है प्रिज्म है। तो जब हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वह मुड़ेगी। तो ऐसी स्थिति में यहां से इसका हम अभिलंब खींचते हैं, तो ये अभिलंब की ओर मुड़ेगी, लेकिन मुड़ रही है। तो मुड़ करके ये दूसरे सतह की ओर जब जाती है, तो यहां से यह जो है इस प्रकार से निकलती है। ये निर्गत किरण हो गया। तो लगता है कि ये किरण जो है यहां से ऐसे निकल रही है, ठीक है? और इसका जब अभिलंब खींचेंगे तो ये अभिलंब स्टूडेंट्स, ये अभिलंब हो गया। तो अभिलंब से ये किरण दूर मुड़ी, ठीक ना? तो इस प्रकार से ये हो गया कौन किरण? आपतित किरण। और ये हो गया अपवर्तित किरण। और ये जो है, ये जो है और ये जो है, ये जो खींचे हैं इसी तरह से, ये और ये जो है अभिलंब है। क्या है? अभिलंब है। तो इस प्रकार से ये जो है स्टूडेंट्स प्रिज्म से होकर प्रकाश के अपवर्तन का किरण आरेख खींचा गया। लिख देंगे, क्या लिख देंगे? चित्र प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन, ठीक ना? अगला प्रश्न स्टूडेंट्स है कि जीवाश्म ईंधन क्या है, उदाहरण दे। तो स्टूडेंट्स आप लोग जानते होंगे कि आज से करोड़ों वर्ष पहले जो जमीन तल में, भूमि तल में दब गया था पेड़ पौधा या जो कोई पादप है या कोई जंतु है, दब गया, तो उससे जो है जो ईंधन बना उसको जीवाश्म ईंधन कहते हैं। आइए इसको देख लें हम लोग। करोड़ों वर्षों तक पृथ्वी की सतह में गहरे दबे हुए पौधों और पशुओं के अवशेषों द्वारा निर्मित ईंधन को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। एक उदाहरण दीजिए। तो उदाहरण के लिए कोयला का निर्माण प्राकृतिक आपदा के कारण जंगल पृथ्वी तल में दब गया तो रूपांतरित होकर के बना है, जबकि पेट्रोलियम समुद्री जीवों या पादपों से बना हुआ है। तो इस प्रकार से जीवाश्म ईंधन क्या है? कोयला और पेट्रोलियम है। अब है कि विद्युत विभव से आप क्या समझते हैं? तो स्टूडेंट्स अनंत से, कोई अनंत से, अनंत है, अनंत से किसी बिंदु तक एकांक धन आवेश को यहां से यहां तक लाने में
जो कार्य किया जाता है उसी को हम उस बिंदु पर विभव कहते हैं। परिभाषा में लिख देंगे, एकांक धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु पर विभव कहते हैं। यानी विभव बराबर कार्य बटा में आवेश जूल प्रति कूलम, इसका मात्रक हो गया। इसको हम वोल्ट भी कहते हैं। तो विभव का मात्रक क्या हो गया? वोल्ट हो गया। इतनी बात हमको लिखना है। तो ये हो गया 5 प्रश्न हो गया। अब हम लोग को छठवां प्रश्न देखना है। तो छठा जो प्रश्न है, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम को लिखें। तो स्टूडेंट्स ये वाम हस्त हो गया। पांचों के नाम जानते हैं आप। ये क्या है? अंगूठा है। इसको क्या बोलते हैं? तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्क। थंब, इसको इंडेक्स बोलते हैं। मिडिल, रिंग, लिटिल। तो ये जो है 3 अंगुली को फैलाना ऐसे लंबवत, इस तरह से ऐसे करके, ठीक है। अंगूठा को, मध्यमा को और तर्जनी को फैलाना है, ऐसे लंबवत करना है। तो अंगूठा जो है धारावाही चालक पर लगे बल को बतलाता है, यही बतलाना है। फ्लेमिंग चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल की दिशा कैसे ज्ञात करेंगे? वो वाम हस्त नियम से होता है, ऐसे, ठीक है। इसको देख लेते हैं करके कि चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम द्वारा ज्ञात की जाती है। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के अनुसार यदि हम अपने बाएं हाथ की 3 अंगुलियां मध्यमा, तर्जनी तथा अंगूठे को परस्पर लंबवत फैलाएं और यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को तथा मध्यमा धारा की दिशा को दर्शाते हैं, तब अंगूठा धारावाही चालक पर लगे बल की दिशा को व्यक्त करता है। तो इस प्रकार से ये हो गया फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। अब चलते हैं नेक्स्ट 7वें प्रश्न में कि किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो स्टूडेंट आप लोग जानते हैं प्रतिरोध किससे कहते हैं? जब धारा का प्रवाह होता है ना, तो उसके मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न होता है, परमाणु जो टक्कर होती है, तो उसे हम प्रतिरोध कहते हैं, जो धारा के प्रवाह में, आवेश के प्रवाह में रुकावट पैदा करे। तो किस किस बात पर निर्भर करता है? तो निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। चालक की लंबाई बढ़ेंगे, लंबाई को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा। और लंबाई को घटाएंगे तो प्रतिरोध क्या होगा? घटेगा। यानी कि R समानुपाती L होता है। ये एक संबंध हो गया। मोटाई पर भी निर्भर करेगा। तार को हम मोटा करते जाएंगे तो उसका जो प्रतिरोध है वो कम होते जाएगा। तो चालक तार का प्रतिरोध R जो है उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी R समानुपाती का चिन्ह 1/A होता है। मोटाई बढ़ाने पर ये जो है प्रतिरोध घटेगा और मोटाई घटाने पर ये बढ़ेगा, उल्टा होता है। अब है कि चालक के पदार्थ पर, विभिन्न पदार्थों के तार समान लंबाई और समान मोटाई के हों तो R भिन्न भिन्न होता है। और चौथा है चालक के ताप पर, ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। अब स्टूडेंट्स है कि नाभिकीय विखंडन क्या है। नाभिक आप लोग जानते होंगे स्टूडेंट्स, जो ये परमाणु होता है ना, इसके बीच में ऐसे नाभिकीय होता है प्लस, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, ठीक ना। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है? वृत्ताकार पत्र घूमता है। तो जब कोई बड़ा परमाणु होगा, इसमें हम न्यूट्रॉन को डालेंगे, बमबारी कराएंगे, तो ये छोटे छोटे में टूट जाता है, छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाता है और 3 न्यूट्रॉन मध्य वाले न्यूट्रॉन पैदा होते हैं, फिर ये टूटेगा 3 में। तो इस तरह से इसको हम कहते हैं नाभिकीय विखंडन। टूट रहा है तो आइए देख लें इसको कहाँ यूज करते हैं। जो परमाणु रिएक्टर है ना, उसमें यूज करते हैं इस सिस्टम का, लेकिन वो कंट्रोल होता है। तो पूछा है क्वेश्चन कि नाभिकीय विखंडन क्या है। तो जब यूरेनियम जैसे बड़े नाभिक पर न्यूट्रॉन से बमबारी कराई जाती है, तब यह हल्के नाभिकों में टूटता है और इससे विपुल मात्रा में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। इसे ही नाभिकीय विखंडन कहते हैं। परमाणु रिएक्टर में नियंत्रित नाभिकीय विखंडन कराकर ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। अब स्टूडेंट्स आगे है 9वें क्वेश्चन कि धारावाही चालक के इर्द गिर्द चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसे दिखाने के लिए ओस्टेड के प्रयोग का वर्णन करें। ये जो है लॉन्ग का है, 1 × 6 है, 1 लिखना है, 2 पूछेगा, 6 अंक आएगा, ठीक ना। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले ओस्टेड सिद्ध किए थे। क्या किए थे हम बता दे रहे हैं आपको कि हाँ। तो स्टूडेंट्स ओस्टेड ने क्या किया था, आइए मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूं। आप बने रहिए मेरे चैनल पर और देखिए ये क्या होता है। उन्होंने क्या किया था, एक जैसे कंपास की सुई को लिया था। देखिए हमने कंपास की सुई को ले लिया, ये किस दिशा में है? उत्तर और दक्षिण दिशा में है। तार को एक तान लिया, ये भी तार को ऐसे तान लिए और तार को तानने के बाद में, जब तार को तान लिया उन्होंने, और जब देखिए ये इसके डायरेक्शन में है
और तान करके जब उन्होंने इसे धारा भेजा, जब इससे तार को सीधा इसे तान करके एबी को और धारा भेजा, धारा भेजने पर ही क्या होता है, वह घूम जाता है। देखिए उत्तर दक्षिण था ना, ये देखिए घूम गया, ऐसे घूम गया, नहीं घूमा, धारा को डालते हैं तो फिर से उत्तर दक्षिण दिशा में आ जाता है। और ऐसे धारा को भेजेंगे तो ये क्या होगा, ऐसे देखिए इस तरह से ये घूम जाता है, धारा भेजने पर ही घूम रहा है। मतलब साफ है कि जो धारा है इस चुंबकीय सुई पर बल लगाया, धारा जो है इस पर बल लगाया, मतलब चुंबकीय गुण उत्पन्न कर रहा है। तो यही ओस्टेड ने किया था। आइए इसको लेकर के हम लोग देख लेते हैं। तो ये हो गया कंपास की सुई दिखाए हैं, ठीक ना, और ये चालक तार ए बी है, इसमें रखे हैं, ये उनका चित्र हो गया। लिख करके देख लेते हैं इसी बात को कि धारावाहिक चालक के इर्द गिर्द चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसे दिखाने के लिए ओस्टेड नामक वैज्ञानिक ने 1820 ईस्वी में एक प्रयोग का वर्णन किया जो निम्नलिखित है। ओस्टेड का प्रयोग, एक चालक तार एबी को उत्तर दक्षिण दिशा में तान करके तार के ठीक नीचे एक चुंबकीय सुई एनएस रख देते हैं। जैसा हमने रखा था, जब धारा प्रवाहित नहीं होती है तो चुंबकीय सुई एनएस में स्थिर रहता है, मतलब उत्तर और दक्षिण दिशा में स्थिर रहता है। लेकिन जब एबी चालक तार में धारा प्रवाहित किया जाता है तो सुई विक्षेपित होकर प्रवाहित धारा की लंबवत हो जाती है और धारा की दिशा बदलने पर भी सुई का विक्षेप तार के लंबवत होता है, लेकिन विक्षेप उल्टा होता है। इसी प्रकार तार को ऊपर रखने पर भी विक्षेप प्रभावित होता है। अतः इस प्रयोग से स्पष्ट हो जाता है कि धारावाही तार चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। और ये चित्र बना देंगे स्टूडेंट्स, इस तरह से आपको 6 में 6 अंक मिल जाएंगे। अब हम लोग को सिद्ध करना है, आगे देखना है कि क्या क्वेश्चन आ रहा है। और देखिए ये लॉन्ग में क्वेश्चन है कि दृष्टि दोष क्या है या कितने प्रकार के होते हैं, इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। तो पहले इसको समझ लीजिए, ठीक ना, कि दृष्टि दोष क्या चीज है। जो नेत्र गोलक होता है, यह मान लीजिए कि पूर्णतः गोल होता है। यदि लंबा हो जाए किसी कारण से, या यहाँ पे लेंस है, स्फटिक लेंस है, उत्तल लेंस इसको बोलते हैं, तो ये मोटा हो जाए या पतला हो जाए तो प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं ना बनेगा, या तो रेटिना के आगे बनेगा नहीं तो पीछे बनेगा, तो वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं पड़ेगा। तो इसी को हम दृष्टि दोष बोलते हैं, ठीक ना। तो मुख्य रूप से ऐसे तो 3 तरह का होते हैं, लेकिन 2 ही का आपको जिक्र करना, मैंने तीनों को लिख दिया यहाँ पर। एक होता है निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष में निकट का दिखाई देता है लेकिन दूर का नहीं, क्योंकि निकट जो एन बिंदु होता है वो दूर चला जाता है और प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है, जिसको फैला करके करना होता है रेटिना पर। इसलिए अवतल लेंस, ये कौन सा लेंस है, अवतल लेंस के बने चश्मे का उपयोग करते हैं। अवतल 1 2 3 4 है, तो 3 के 4 मतलब कि निकट 1 2 3 है, 3 पर 4 होता है ना स्टूडेंट्स। तो निकट है तो अवतल उपयोग करते हैं, क्योंकि फैलाने काम करता है, अपसारी है, फैला के रेटिना पर कर देगा। तो निकट है तो अवतल है। यदि दूर दृष्टि दोष है तो कैसे उपचार करेंगे उसका, बोलिए। दूर का है तो करेंगे उत्तल लेंस से बने चश्मे का। तो इस प्रकार से हम लोग दोनों को लिख लेंगे। देखते हैं कैसे लिखेंगे कि सामान्य नेत्र 25 cm से लेकर के अनंत तक बहुत दूर तक स्थित वस्तुओं को साफ साफ देख लेता है, लेकिन जब गोलक लेंस या सिलेरी पेशियों में तनाव आदि परिवर्तन होने से वस्तु निकट या दूर का दिखाई नहीं पड़ेगा या रेटिना पर प्रतिबिंब नहीं बन पाता है, तो ऐसी कमी को दृष्टि दोष कहते हैं। मानव नेत्र में दृष्टि दोष मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला निकट दृष्टि दोष, नेत्र गोलक का लंबा हो जाने से या नेत्र लेंस के मोटा हो जाने से जो ऐसा होता है, मतलब निकट दृष्टि दोष होता है कि रेटिना के आगे प्रतिबिंब बन जाता है, जिससे निकट रखी वस्तु साफ साफ दिखलाई नहीं पड़ती है, निकट का वस्तु दिखलाई पड़ता है और दूर का नहीं पड़ता है। तो ये हो गया, उसका चित्र बना लेंगे, ये उपचार कर लेंगे। अवतल लेंस संबंधी चश्मा का उपयोग करते हैं। कैसे लिखेंगे इसको, उपचार निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है, जिसे अपसारित करके रेटिना पर करना होता है, ठीक ना, इसको फैला करना होता है यहाँ पर, इसलिए अवतल लेंस संबंधी चश्मा का उपयोग किया जाता है। दूर दृष्टि दोष, इसमें दूर का दिखलाई पड़ता है लेकिन नजदीक का नहीं पड़ता है। नेत्र गोलक का छोटा होने और नेत्र लेंस आवश्यकता से अधिक पतला होने से होता है। इसमें प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, ठीक ना। तो रेटिना के पीछे बन गया। अब देखिए यहाँ पे फिगर बना देंगे कि जिसे अभिसरित रेटिना पर करना होता है। चूंकि अभिसरण का कार्य उत्तल लेंस करता है, अतः दूर दृष्टि दोष का उपचार उत्तल लेंस से बने चश्मे से किया जाता है। ये हो गया दूर दृष्टि दोष का कारण, नेत्र गोलक छोटा हो गया है, ठीक ना। प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, तो पीछे बनता तो इसको सिकुड़ा करके अभिसरित करके आगे करना होता है, इसलिए कि उत्तल लेंस लगा देंगे तो ये रेटिना पर बन लेगा प्रतिबिंब। अब है जरा दृष्टि दोष,
या जरा दूरदर्शिता, तो उम्र बढ़ने के साथ वृद्धावस्था में सिलियरी पेशियों की समंजन क्षमता घट जाने के कारण यह दोष उत्पन्न होता है, जिसमें निकट का भी दिखाई नहीं देगा और दूर का भी वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं पड़ता है। तो इसका उपचार बाइफोकल लेंस से बने चश्मे से किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने फिजिक्स का जिक्र किया। नेक्स्ट एपिसोड में हम केमिस्ट्री का जिक्र करेंगे। बने रहिए आप मेरे साथ में एमपी साइंस। या अभी तक आपने यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को शेयर भी कीजिए, ताकि अधिकाधिक लाभ आपको मिल सके। और मैं एक गेस्ट क्वेश्चन भी दूंगा अंत में, जो कि उसी से ही मतलब जो है बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे और हम लोग अच्छा से प्रैक्टिकल करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।